Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 25-26. अगर आप चैनल पे नए हैं then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon. Let's get started with the video. So in this particular lecture we'll talk about the retirement benefits कि अगर कोई एम्प्लॉई अपने काम से रिटायर हो रहा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। इसका भी बेसिक हमने पूरा कॉन्सेप्ट सैलरी के इंट्रोडक्शन वाले फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले वो देख लेना सो दैट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस लेक्चर की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? दीज आर द पेमेंट्स मेड टू द एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, सुपर एनुएशन और इन सम केसेस ऑन डेथ और डिसेबलमेंट। अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, रेजिग्नेशन मतलब रिज़ाइन कर रहा है, जॉब छोड़ रहा है टाइम से पहले, सुपर एनुएशन। अब सुपर एनुएशन क्या होता है? देखिए, हम जिस चीज़ को नॉर्मली रिटायरमेंट बोलते हैं ना, वो रिटायरमेंट नहीं होता। ऑन पेपर्स उसको सुपर एनुएशन बोला जाता है। मतलब कि अगर किसी ने 60 इयर्स की एज रीच कर ली या फिर 62 इयर्स की एज या 65, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग एज होती है रिटायरमेंट की, तो इसको हम एक्चुअल में सुपर एनुएशन बोलते हैं, रिटायरमेंट नहीं बोलते। और अगर ये एक मैक्सिमम जो एज है वो अटेन करने के सिवा किसी और रीज़न से अगर आप जॉब से रिटायर हो रहे हो, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। जैसे वीआरएस सुना होगा ना आपने, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कुछ लोग ले लेते हैं, वो रिटायरमेंट में आएगा। बट अगर एक स्पेसिफिक एज अटेन करने वाला फैक्टर है तो उसको हम सुपर एनुएशन बोलते हैं। कई केसेस में डेथ या डिसेबलमेंट के टाइम पे भी आपको रिटायरमेंट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। अगर मतलब आपको नहीं, अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उसको मिल जाएंगे। डिसेबलमेंट के केस में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भी मिल सकते हैं। सो द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सच बेनिफिट्स अंडर वेरियस सेक्शंस। तो हम एक एक करके देखते हैं हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला बेनिफिट है हमें जो मिलता है दैट इज़ ग्रेच्युटी। अच्छा, ग्रेच्युटी जो वर्ड है ना, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है गिफ्ट। ठीक है, तो ये गिफ्ट से ओरिजिनेट हुआ है ग्रेच्युटी की। अगर किसी एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी में बहुत दिनों के लिए काम किया है और मेरी कंपनी से रिटायर हो रहा है तो हम उसको एज अ गिफ्ट कुछ लमसम अमाउंट देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी। ठीक है, अब पूरा इसका ग्रेच्युटी एक्ट होता है, 1972 का एक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ना। हमें बस देखना है कि अगर आपको ग्रेच्युटी मिली है, किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिली है, तो टैक्सेबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, सो ग्रेच्युटी इज़ अ लमसम पेमेंट, मतलब एक साथ में पूरी पेमेंट मिलती है। जैसे पेंशन, जैसे आपने पेंशन सुना होगा ना, पेंशन पता होगा आप लोग को, मंथली मिलती है। तो पेंशन की तरह नहीं, एक साथ आपको बड़ी पेमेंट लमसम अमाउंट एक साथ मिलता है, मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन रिकग्निशन ऑफ लॉन्ग सर्विस, कि आपने लंबे टाइम के लिए सर्विस दिया है। वैसे 5 साल से ऊपर एटलीस्ट आपने सर्विस दिया हो तब आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलती है। ठीक है, इट बिकम्स पेबल ऑन रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, सुपर एनुएशन, डेथ और डिसेबलमेंट। सेम पॉइंट्स जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं। अब हमें क्या देखना है कि आपको टैक्सेबिलिटी और एग्जेम्पशन कितना होता है। तो ये एक चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग और फिर देखते हैं। तो हमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। एक होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस, दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट आर नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो इनके लिए अलग रूल है, इनके लिए अलग रूल है। ठीक, अब देखो, अगर पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको कोई भी ग्रेच्युटी अमाउंट रिसीव हुआ है, भले ही ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड हो या नॉट कवर्ड हो, पूरी तरह से क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, मतलब बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता। मान लो 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली रिटायरमेंट पे, तो पूरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव बाय सच एम्प्लॉयज़ एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन फुल, मतलब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉय है, पूरी ग्रेच्युटी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम 3 चीज़ें निकालते हैं, देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और तीनों में से जो लीस्ट होता है ना, उतना अमाउंट क्या होता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। अब तक आप लोग ये वाली कैलकुलेशन समझ गए होंगे क्योंकि आपने अलाउंसेस निकालने सीख लिए हैं, पर्क्स निकालने सीख लिए हैं, तो आपको ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाला और एग्जेम्पशन और टैक्सेबल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब 3 चीज़ें क्या क्या लेनी होती हैं? तो पहला तो देखो, मैक्सिमम लिमिट है ग्रेच्युटी की कि आपको 20 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती। कितने से ज़्यादा? 20 लाख से ज़्यादा।
तो पहला तो लिमिट क्या है 20 लाख्स, ये रुपीज़ है, 20 लाख्स दोनों में लिखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एक्चुअल में आपको ग्रेच्युटी रिसीव कितनी हुई है ऑफिस से, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक्चुअल में दिया कितना है, एक्चुअल ग्रेच्युटी कितनी रिसीव हुई है। तो देखो दूसरा पॉइंट यही है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव, तो ये दोनों पॉइंट्स तो सेम होगा, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। अब तीसरे पॉइंट में बस हमें याद रखना है क्या, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या लेते हैं 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। मतलब कि 15 डेज सैलरी का मतलब क्या, आधे महीने की सैलरी हम लेते हैं। आधे महीने में अब देखो 30 डेज होते हैं एक महीने में, 30 31 जो भी, तो हम आइडियली इसको 15/30 लिखते, ठीक है। लेकिन हम इसको 15/30 नहीं लिख के क्या लिखेंगे 15/26, क्योंकि हम 4 संडेज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। 4 संडेज़ को या 5 संडेज़ जो भी हो, तो 31 में से या 30 में से 4-5 संडेज़ को एक्सक्लूड करके हम 26 डेज़ लेते हैं। तो ये हाफ मंथ की सैलरी हो गई इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कि आपने कितने साल तक सर्विस की है। तो सैलरी आपकी जितनी भी हो, मान लो आपकी सैलरी 50,000 है तो इंटू 50,000, इंटू आपने 10 साल की सर्विस की है तो इंटू 10,000। अब ये जो अमाउंट आएगा, ये हमने एक अमाउंट निकाला, दूसरा अमाउंट 20 लाख और तीसरा अमाउंट क्या, ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड। इन तीनों अमाउंट में देखेंगे सबसे कम कौन सा है, जो सबसे कम होगा उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा। बात समझ में आई। अब अगेन जो हमेशा हमें ये क्वेश्चन मिला है अलाउंसेस कैलकुलेट करते हुए भी, पर्क कैलकुलेट करते हुए भी, कि यहाँ पे हम सैलरी, अभी तो हम सैलरी निकाल रहे हैं, तो सैलरी में क्या लेंगे, तो इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि सैलरी में यहाँ पे हमें 2 चीज़ें लेनी है, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस, सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। तो एक बार फिर से देखो, 3 चीज़ें जो हमें लिखनी है, पहली चीज़ क्या लिखनी है 20 लाख्स, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा की आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़ क्या लिखनी है, एक्चुअल, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपकी एम्प्लॉयर ने आपको एक्चुअल में कितनी ग्रेच्युटी दी, मान लो 15 लाख थी। तीसरा हम क्या निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, 15/26 इंटू आपकी सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ये 3 चीज़ें निकाल दी मैंने। अब मैं इसको अभी कैलकुलेट नहीं करी क्योंकि मेरे पास कोई फिगर नहीं है, बट मैं रफली मान के चलूँ कि आपका इसका आंसर आ रहा है 10 लाख्स, ठीक है। अब तीनों में से 20 लाख्स, 15 लाख्स और 10 लाख्स में लीस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है 10 लाख्स है, तो 10 लाख वाला अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो अगर बेटा 10 लाख का अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा तो टैक्सेबल कितना होगा, देखो आपको ग्रेच्युटी रिसीव कितनी हुई थी, 15 लाख आपके हाथ में रुपए आए थे, जिसमें से एग्जेम्प्ट हो गए 10 लाख, एग्जेम्प्ट हो गए 10 लाख, तो बचे कितने 5 लाख रुपए बचे। यही 5 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे ग्रेच्युटी के नाम पे। बात समझ में आई। अब आते हैं हम नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे जो हमने 15/26 किया था ना, इसको हम 15/26 ना करके 15/30 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम इसमें संडेज़ नहीं कैलकुलेट करते। आप ऐसे याद रखना कि ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड नहीं है तो हम इसमें संडेज़ कैलकुलेट नहीं करते हैं। एक छोटा सा चेंज और होता है, यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पे है तो, और कमीशन एट अ फिक्स्ड परसेंटेज, ये तीनों चीज़ें लेते हैं सैलरी में। मतलब यहाँ पे कौन सी सैलरी, ये सेम सैलरी स्ट्रक्चर हमने कहाँ देखा था, जब हम HRA कंप्यूट कर रहे थे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सैलरी में बेसिक पे लेते हैं, DA लेते हैं, कमीशन लेते हैं एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। सेम यही 3 चीज़ें निकालते हैं, 20 लाख्स एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, और ये 15/26 की जगह 15/30। एक डिफरेंस और होता है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कि आपने कितने साल कंपनी में काम किया है। तो मान लो आपने 5 साल काम किया है, तब तो आप यहाँ पे 5 लिख दोगे। 6 साल काम किया है, आप यहाँ पे 6 लिख दोगे। लेकिन अगर आपने 5 साल 11 महीने काम किया है, ठीक है, 5 साल 11 महीने काम किया है, तो क्या लिखोगे, तो अगर आपकी कंपनी इज़ कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो आप 5 साल 11 महीने को 6 साल लिखोगे। बट इफ़ योर कंपनी इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो आप उसको 5 ही लिखोगे। ये चीज़ यहाँ लिखी भी हुई है। फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ सर्विस नो पार्ट ऑफ अ ईयर शैल बी कंसिडर्ड, कि हम पार्ट ऑफ द ईयर को नहीं कंसिडर करेंगे जब तक मेरा पूरा ईयर कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। बट अगर आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस हम फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, अ पीरियड
और अ पार्ट ऑफ पीरियड शैल बी कंसिडर्ड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप इसको देख लेना, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये बात हो गई ग्रेच्युटी की। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रिबल हटा देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम पेंशन पे। पेंशन के बारे में आप सब लोगों को पता है कि हमें रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है, बट पेंशन भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी पेंशन होती है? एक होती है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन और एक होती है कम्यूटेड पेंशन। आप जिस पेंशन के बारे में जानते हैं ना, वो कौन सी पेंशन होती है? अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब कि जो मंथली मिलती है कि हम 60 ईयर्स पे रिटायर हो गए, अब हमें हर मंथ पेंशन का पैसा आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड। कि आपने अपनी पेंशन कम्यूट नहीं करवाई है, मतलब उसको लमसम में आप नहीं ले रहे हो, मंथली बेसिस पे ले रहे हो, देन दैट इज़ व्हाट अनकम्यूटेड पेंशन। टैक्सेबिलिटी क्या होती है? सबके लिए टैक्सेबल होती है, कुछ भी नहीं देखते उसमें। अगर अनकम्यूटेड पेंशन है, मतलब अगर आपके घर में किसी की पेंशन आती है ना मंथली बेसिस पे, पूरी टैक्सेबल होती है, उसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, बट वहीं पे अगर आप अपनी पेंशन कम्यूटेड फॉर्म में ले रहे हो, मतलब आपने कहा कि चलो 60 ईयर्स पे हम रिटायर तो हो गए, बट अब मुझे मंथली बेसिस पे पेंशन नहीं चाहिए और मुझे एक साथ लमसम में अभी ही पेंशन दे दो, रफली कैलकुलेट करके। तो ऐसे केसेस में ना हम चेक करते हैं कि क्या वो एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसने अपनी पेंशन कम्यूट कर दी है, मतलब पूरी पेंशन एक साथ लमसम में ले रहे हैं, तो पूरी पेंशन क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, किसी भी पोर्शन पे टैक्स नहीं लगता। सेम हमने ग्रेच्युटी में देखा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रेच्युटी पूरी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। और पेंशन कब एग्जेम्प्ट होती है? अगर उन्होंने पेंशन कम्यूट करा ली हो, मतलब मंथली बेसिस पे ना लेके एक साथ लमसम में ले रहे हो। बट अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर हम चेक करते हैं कि उसको ग्रेच्युटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर ग्रेच्युटी मिल रही है, मतलब इफ़ ही इज़ इन रिसिट ऑफ ग्रेच्युटी, अगर उसको ग्रेच्युटी मिल रही है तो कम्यूटेड पेंशन का 1/3 पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब जितनी पेंशन आपने कम्यूट कराई है ना, उसका 1/3 पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब टैक्सेबल कितना होगा? 2/3 पोर्शन टैक्सेबल होगा। ठीक है, और वहीं अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, इफ़ ही इज़ नॉट इन द रिसिट ऑफ ग्रेच्युटी, तो फिर आपकी पेंशन के जो कम्यूटेड पेंशन है उसका 1/2 पोर्शन क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाफ पेंशन आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और हाफ पेंशन टैक्सेबल होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो थोड़ी सी मिस्टेक्स है उसको मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं लीव इनकैशमेंट पे। अच्छा, लीव इनकैशमेंट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, लीव को इनकैश करना, मतलब कि आप रिटायर हो रहे हो अब, लेकिन आप जितनी भी टाइम सर्विस में थे, बहुत सारी लीव्स आपको ऐसी मिली होंगी जो कि आपको मिली थी बट आपने ली नहीं। मतलब लीव के टाइम पे आप ऑफिस आ गए, मान लो आपको साल में 12 लीव्स मिलती हैं, लेकिन आप हर साल 10 लीव ले रहे हो और 2 लीव छोड़ दे रहे हो, या किसी साल आपने 11 लीव ली, किसी साल आपने 9 लीव्स ली और कुछ लीव्स आपकी बच गई। और रिटायरमेंट, जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है, तब लेट्स सपोज़ कि आपकी 30 लीव्स बची हुई थी, तो आप क्या बोलेंगे कि जो मेरी 30 लीव्स बची है ना, एक काम करो उसका पैसा दे दो मुझे। मतलब 30 डेज़ अगर आप आए, क्योंकि आप आए हैं ऑफिस, अगर आप नहीं आए होते क्योंकि आपको तो लीव मिल रही थी, तो आपको उतने दिन की सैलरी मिल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? लीव इनकैशमेंट। ठीक है, इसकी भी टैक्सेबिलिटी होती है, जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर चीज़ पे टैक्स लगाता है। सो दिस इज़ द पेमेंट मेड इन ल्यू ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्नड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लिविंग द जॉब। अच्छा, इसको अर्नड लीव भी बोलते हैं, कई जगह अर्नड लीव लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो अनयूटिलाइज्ड अर्नड लीव है आपकी, कि आप यूटिलाइज़ नहीं किया आपने जिसको, मतलब आपने लीव नहीं ली, तो जब आप जॉब छोड़ रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं, जॉब छोड़ने पे तो मोस्टली नहीं इनकैश किया जाता है लीव, बट अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपकी लीव इनकैश कर दी जाती है। ठीक है, टैक्सेबिलिटी देखते हैं, इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अगर आपने सर्विस के पीरियड में ही अपनी लीव्स इनकैश करवा ली हैं, मतलब अभी आपने रिटायरमेंट नहीं लिया है और लीव्स इनकैश करा ली हैं, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, बट अगर आपने रिटायरमेंट पे, सुपर एनुएशन या डेथ या डिसेबिलिटी पे किसी की लीव्स इनकैश कराई जा रही हैं, तो हम चेक करेंगे अगर क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट।
अभी हमने देखा कम्यूटेड पेंशन है या ग्रेच्युटी है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सब कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर कोई और एम्प्लॉय है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो हम चेक करते हैं 4 चीज़ें, 1 2 3 4, 4 चीज़ें चेक करते हैं और चारों में से जो सबसे लीस्ट होता है, मतलब सबसे कम अमाउंट होता है, उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, उतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगाते, उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देते हैं। कौन सी 4 चीज़ें? पहली चीज़ होगी आपकी 25 लाख रुपीज़। 25 लाख रुपीज़ क्यों? ये मैक्सिमम लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगा किसी को भी। 25 लाख हो गया। दूसरा क्या है? लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, कि एक्चुअल में आपको रिसीव कितना हुआ है। तीसरा क्या है? 10 मंथ्स सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी, मतलब पिछले 10 महीने की, रिटायरमेंट के पहले के आपके जो 10 महीने थे, उन 10 महीने की एवरेज सैलरी निकाल के देखेंगे कि कितनी आ रही है और उसका फिगर ले लेंगे। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका? कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, मतलब जितनी लीव आपने नहीं ली है ना, उसका कैश इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब अगर कैश के बेसिस पे आप कैलकुलेट करो तो कितना वैल्यू आएगा। टू द एम्प्लॉयज़ क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि आपके रिटायरमेंट पे जितनी भी लीव्स बची हुई थी आपकी, जो आपने नहीं ली, अनयूटिलाइज्ड रह गई, उसका कैश इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ये 4 चीज़ें हम निकालेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, नॉर्मली क्या दिया ही होता है। इन चारों में से जो लीस्ट होगा उतना पार्ट एग्जेम्प्ट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पे। ये हमारा रिटायरमेंट का लास्ट पार्ट है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि अभी रिटायरमेंट की एज नहीं थी। अगर सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में 60 ईयर्स की एज है रिटायर करने की, लेकिन किसी पर्सन ने 50 ईयर्स की एज में ही रिटायरमेंट ले लिया या 45 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले लिया, तो उसको उसी टाइम पे कुछ लमसम अमाउंट दे दिया जाता है और रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स जो बाद में मिलते हैं, जाहिर सी बात है वो सारे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको कॉम्पनसेट किया जाता है। जिस कॉम्पनसेशन को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। इसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं जल्दी से। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये टैक्सेबिलिटी है। इसमें भी हमें 4 चीज़ें दी हुई हैं। इन चारों में से जो लीस्ट होगा उतना पार्ट एग्जेम्प्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट टैक्सेबल होता है। अब तक आप ये समझ गए होंगे। पहली चीज़ क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कि एक्चुअल में आपको वीआरएस रिसीव कितना हुआ है। दूसरा क्या है? मैक्सिमम लिमिट जो कि होती है 5 लाख। थर्ड है आपका क्या? 3 मंथ्स सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब कि आपके जितने भी ईयर्स ऑफ सर्विस है, मान लो आपने 15 साल काम किया, ठीक है, तो 15 इंटू 3 मंथ्स सैलरी, आपकी 3 महीने की जो भी सैलरी बन रही है, मान लो आपकी 3 महीने की सैलरी बन रही है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। और लास्ट क्या है आपका? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के टाइम आपकी कितनी सैलरी थी उतना, मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब मान लो आपने 55 ईयर्स में रिटायरमेंट ले ली और होती कितने पे? 60 ईयर्स पे, तो आपने कितने साल पहले ले ली? 5 साल। 5 साल में कितने महीने? 12 महीने, तो मतलब टोटल 60 मंथ्स हो गए। 60 महीने आपके अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आपकी सैलरी रिटायरमेंट के टाइम मान लो 50,000 थी, तो 50,000 इंटू 60, कितने मंथ्स ऑफ सर्विस अभी बचे हुए थे, ठीक है, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको निकाल लोगे। तो ये 4 अमाउंट्स हम निकालेंगे और देखेंगे चारों में से लीस्ट कौन सा है। जो लीस्ट होगा क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं, उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। इज़ दैट ओके? अच्छा, यहाँ पे हम जब सैलरी बोल रहे हैं या यहाँ पे सैलरी बोल रहे हैं, तो सैलरी का क्या मतलब है? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पे है, कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज या टर्नओवर पे है। अगेन ये कौन सी सैलरी है? HRA वाली सैलरी है। क्यों हम हर चीज़ में अलग अलग सैलरी देख रहे हैं? क्योंकि अभी फाइनल सैलरी तो हमने कंप्यूट ही नहीं की है। हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं, फाइनल सैलरी तो कब तब कंप्यूट होगी ना, जब हम बेसिक सैलरी प्लस सारे अलाउंसेस प्लस सारे पर्क्स और उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स सब कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमने अलाउंसेस पढ़ा, HRA में भी हमें सैलरी की ज़रूरत पड़ी। हमने पर्क्स पढ़े बहुत सारे, जिसमें जैसे हमने वो देखा रेंट फ्री अकोमोडेशन देखा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी हम देख रहे हैं, ग्रेच्युटी में, VRS में, हमें हर जगह सैलरी की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी हमारी सैलरी तो कंप्यूट हुई नहीं है, तो हमने हर जगह सैलरी की अलग डेफिनेशन रखी हुई है। तो ये आपको थोड़ा जहन में रखना है आपने, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, अगर इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा तो
कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, रिटायरमेंट के भी, और जो हमने प्रीवियस सैलरी का पूरा पार्ट पढ़ा है, अलाउंस का भी, पर्क्स के भी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।